हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम क्लास 11 12 पे। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। बहुत सारे बेसिक चैप्टर्स हम लोगों ने क्लास 11 के देखे, जो संविधान वाली बुक है। और आज हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जो आज इस 20 मिनट के क्विक रिवीजन में हम लोग खत्म करेंगे। और वो चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखो बच्चों, किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन में सांसें हैं या जैसे प्रकृति में हवा है। इसलिए कि अगर कहीं चुनाव नहीं है तो आपके प्रतिनिधि नहीं चुने जा पाएंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसी सरकार नहीं होगी, तो फिर लोकतंत्र का तो नाम लेना भी बेकार है। पर क्या दुनिया में जितने भी लोकतंत्र हैं, उनका तकाजा, उनका पैमाना, उनके काम करने का तरीका एक जैसा है? क्या एक ही तरीके से हर जगह सरकार चुनी जाती है? क्या देश में भी जिस तरह की अलग अलग संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में चुनाव का तौर तरीका एक ही है? वो आज हम जानेंगे, समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व को एक बार क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग एक तो चुनाव की प्रक्रिया, थोड़ा बहुत चुनाव आयोग, ठीक है, इनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए फटाफट बिना देर किए इसको समझते हैं। टेलीग्राम के लिए आप इस लिंक से जुड़ सकते हैं। देखिए, चुनाव और प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो चुनाव आवश्यक क्यों है? अब आपके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। भाई, एक तो राजतंत्र है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, एक लोकतंत्र है कि हम जिसको चाहेंगे, हम जिसको चुनेंगे वो राजा बनेगा। तो लोकतंत्र में जनता सीधे शासन नहीं करती। हम और आप प्रधानमंत्री नहीं बनते। हम लोग क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं कि लो भाई, मेरे जगह पे ये आदमी विधायक बनेगा, ठीक है, मेरे जगह पे ये आदमी सांसद बनेगा। हम लोग इसको चुन देते हैं। जो विधायक होते हैं वही लोग मिलके प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो प्रदेशों में जो सरकार बनती है वो मुख्यमंत्री की बनती है और उसमें विधायक लोग होते हैं। जैसे यूपी में योगी हैं, बिहार में सम्राट चौधरी हैं, ठीक है, पंजाब में भगवंत मान है, इस तरह एग्जाम्पल के लिए। और जो सांसद लोग होते हैं वो जाकर प्रधानमंत्री चुनते हैं। जैसे आज देश के मोदी जी पीएम है, तो उनको सभी हम लोगों ने सांसदों को चुना, सांसद लोगों ने पीएम चुन लिया, जिस पार्टी के ज्यादा सांसद बने। तो ये जो प्रतिनिधि लोग होते हैं, ये जो विधायक सांसद लोग होते हैं, ये हमारी आवाज जाकर उठाते हैं। यही देश में मंत्री बनते हैं, इसी में से कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है और ये लोग हमारे जगह पे काम करते हैं। और यही इसी को कहा जाता है प्रतिनिधित्व, यानी जब जनता के लिए कोई एक एक आदमी चुना जाए और वो जाकर अपनी बात वहां पर कहे। जैसे मान लीजिए पूरा देश है, तो पूरे देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, है ना। जैसे अभी मान लीजिए 542 क्षेत्रों में बांट दिया गया, लेके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात के बीच में पूरा 542 क्षेत्र बांट दिया गया। हर जगह से एक एक सांसद चुना जाएगा और वो लोग जाके संसद में 542 लोग बैठेंगे, उनको सीटें बोलते हैं कि उतने सीट हो गई। और वो लोग पीएम, उन्हीं में से जिस पार्टी के ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, ज्यादा सांसद होते हैं, आधे से एक ज्यादा, उनको उनका पीएम बन जाता है। तो ये लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि शासन जनता की इच्छा के अनुरूप चले और सरकार बदलने का एक शांतिपूर्ण तरीका है। देखो, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता के चाहने वाली सरकार, जनता के इच्छा के अनुसार सरकार। और अगर जनता उस सरकार से खुश नहीं है तो उसको तरीके से बदला जा सके। हर 5 साल पे उसको क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। तो चुनाव इसलिए आवश्यक है कि जनता की मनमर्जी की सरकार चलती रहे, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें और जनता अगर उस शासन को बदलना चाहे तो शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव किया जा सके। अब देखो, चुनाव की 2 प्रणालियां हैं। वैसे तो बहुत लंबा ये टॉपिक है, लेकिन हमें इसे क्योंकि क्विक रिवीजन में देखना है। चुनाव की 2 प्रणालियां हैं बेटा। उन 2 प्रणालियों को अगर हम थोड़ा समझना चाहें, मैं तो इसको पढ़ ही दूंगा, लेकिन उसके 2 महत्वपूर्ण प्रणाली है। एक प्रणाली होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में मॉनिटर चुने जाते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 5 लोगों ने कहा कि हम भी मॉनिटर बनेंगे, हम भी मॉनिटर बनेंगे, हम भी मॉनिटर बनेंगे, ऐसा बोला गया। अब इन 5 लोगों में जिसको ज्यादा बच्चे वोट दे देंगे, मान लीजिए हाथ उठवाया जाने लगा और किसी को 5 वोट मिला, किसी को 7 वोट मिला, किसी को 9 वोट मिला, किसी को 12 वोट मिला। तो 12 वाले को ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया, उसको 12 लोगों ने हाथ उठाया, तो 12 वाला आदमी मॉनिटर बन गया। यानी जब चुनाव होता है तो जिस आदमी को ज्यादा वोट मिल जाता है वो चुनाव जीत जाता है। अब इसमें यह नहीं देखा गया कि किस व्यक्ति को कितने % वोट मिले हैं, यह नहीं देखा जा रहा है। वहां पर पार्टी नहीं, व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया है। वो व्यक्ति चुनाव जीते, पार्टी चुनाव हारे या जीते इससे मतलब नहीं है, व्यक्ति चुनाव जीत गया। हो सकता है पूरे देश में कांग्रेस हार जाए और किसी एक जगह से कांग्रेस जीत जाए, तो वो व्यक्ति जीता माना जाएगा। ये नहीं कि पूरे देश में आ रहा है तो कांग्रेस वाला आदमी हार जाएगा, नहीं।
ऐसे मान लो पूरे देश में बीजेपी हार रही है, पर कहीं से बीजेपी का एक आदमी जीत गया तो वो जीता माना जाएगा, ये नहीं कि पूरे देश में हार गई है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट, एफपीटीपी, इसको कहते हैं सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की जीत। पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मान लो ये पूरा देश है, इस पूरे देश को अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया। गोरखपुर, कलकत्ता, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, छपरा, बंगलोर और त्रिवेंद्रम, है ना, सोलापुर, मुंबई ईस्ट, मुंबई वेस्ट, पूरे देश को बांट दिया गया। वहां से हर सीट से एक आदमी चुना जाएगा। तो मान लो हर सीट पे 5 आदमी 10 आदमी चुनाव लड़ेगा, उसमें जिसको वहां पे सबसे ज्यादा, मान लो ये मुंबई की सीट है, अब मुंबई पे 10 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिसको वोट मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो जिस उम्मीदवार को अन्य सभी उम्मीदवारों से अधिक वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की जीत। ये एक प्रणाली है जो हमारे देश में काफी लागू की जाती है। याद रखना, इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ज्यादा वोट पा गया अपनी सीट से, वो अपनी सीट से जीत गया। अच्छा, आगे चलिए। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यह प्रणाली अपनाई जाती है। तो भारत में जो लोकसभा यानी लोकसभा से सांसद चुने जाते हैं, तो जो सांसद का चुनाव होता है या विधायक, विधानसभा में विधायक का चुनाव होता है, वहां पर यह प्रणाली अपनाई जाती है। लेकिन एक दूसरा सिस्टम भी होता है और उस सिस्टम को कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि यहां पर प्रतिशत देखा जाता है। ठीक है, पूरा देश है, पूरे देश में सब लोग वोट डालने जाएंगे, पार्टी को वोट देंगे। जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा उस पार्टी को उतनी सीटें दे दी जाएंगी। जैसे देखो यहां तो यह हुआ कि 543 सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो कहीं कोई 200 सीट पे जीतेगा, कोई 50 सीट पे जीतेगा, कोई 40 सीट पे जीतेगा। जहां जितना जिसके उम्मीदवार जीत गए वो हो जाएगा। यहां क्या होगा ना कि अलग अलग उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा, पार्टी के नाम पर लोग जाके वोट डालेंगे। जिस पार्टी को ज्यादा परसेंट वोट मिल जाएगा उसको उसी अनुसार सीटें दे दी जाएंगी। जैसे मान लो अगर 500 सीटें टोटल होगी तो जिस पार्टी को 50% सीट मिलेगा उसको 250 सीट ऐसे ही दे दी जाएगी कि 250 लोग तुम्हारे माने, तुम अपने 250 लोग कोई बिठा लो। जिसको मान लो 10% वोट मिला है टोटल, उसको 50 सीट ऐसे ही दे दी जाएगी। तो कहने का मतलब यह होता है कि जब प्रतिशत के अनुसार सीटें दी जाती हैं उसको समानुपातिक, इसमें क्या होता है? पार्टी महत्वपूर्ण होती है। पार्टी क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। पार्टी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यहां पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए भारत में चुनाव प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं अब जरा ये देख लीजिए। तो प्रणाली आपने पहले दो देख ली, एक फर्स्ट पास द पोस्ट, सबसे अधिक मत पाने वाला विजयी, दूसरा आपने देखा कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला। अब आता है कि चुनाव प्रणाली की विशेषता क्या है। तो भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 है जो यह कहता है कि एक केंद्रीय चुनाव आयोग होगा। क्या होगा? केंद्रीय चुनाव आयोग। अच्छा, इसके पहले एक बात मैं और बता दूं, ये जो समानुपातिक वाला सिस्टम है ना, इसमें प्यारे बच्चों, अच्छा चलिए आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों ये केंद्रीय चुनाव आयोग है। केंद्रीय चुनाव आयोग क्या करेगा? देश में चुनाव करवाएगा। विधानसभा के, लोकसभा के, विधान परिषद के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है और ये स्वतंत्र है, इसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुसदस्यीय होता है, इसमें कई सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 और लोग होते हैं। तो तीन सदस्य इसमें होते हैं मुख्य रूप से। हालांकि तीनों की पावर एक होती है लेकिन एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। आजकल ज्ञानेश कुमार है जो बहुत न्यूज में रहते हैं, याद रखिएगा। और इनको हटाने की प्रक्रिया वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो इनको हटाना आसान नहीं है, कोई इनको डरा नहीं सकता, इसीलिए इसको स्वतंत्र कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब भारत में जो व्यक्ति भी 18 वर्ष या उससे अधिक का है उसे वोट देने का अधिकार है। पहले ये आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, पर 1989 में हम लोगों ने क्या किया था? 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हम लोगों ने 18 वर्ष कर दिया है कि जो व्यक्ति भी 18 वर्ष का होगा उसे वोट डालने का पूरा अधिकार, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, सबके वोट का बराबर। ये नहीं कि अंबानी साहब के वोट 5 माना जाएगा और किसी गरीब का 1, सबका एक वोट एक ही माना जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था। अब हम लोगों ने क्या किया है, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया है। जैसे मान लीजिए लेट सपोज ये 543 सीटें हैं। ठीक, अब 543 सीटों में जब संविधान बनाया जाने लगा तो यह महसूस किया गया कि बहुत सारे ऐसे दबे कुचले वर्ग हैं
जो समाज में अभी अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं, बराबर में बैठ नहीं पाते हैं, तो ये चुनाव लड़ने इनको कौन देगा? और अगर चुनाव लड़ भी गए तो इनको कोई जीतने नहीं देगा। तब तो शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात कभी जो है वो संसद में उठ ही नहीं पाएगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई पड़ रही थी, जो बहुत प्रैक्टिकल समस्या थी। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे संविधान में इन सीटों में से संसद में 84 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और 47 सीटें जो है वो शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी उन सीटों पर जहां ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति जनजाति की होती है, वो सीटों पर यह नियम हो जाता है कि वहां केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो देश के संविधान में जो ये 543 सीटें हैं, इसमें 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं, तो इस ताकि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व संसद में हो सके। पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये काम, इसको क्या कहते हैं? परिसीमन, अंग्रेजी में कहते हैं डिलिमिटेशन। देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया 543 सीटें होती हैं, तो ये 543 सीटें कैसे बटेंगी? पूरे देश को 543 हिस्सों में कैसे बांटा जाएगा? कैसे 543 लोग चुने जाएंगे? तो किस किस क्षेत्र से चुने जाएंगे, ये कौन तय करेगा? तो एक आयोग होता है जिसको परिसीमन आयोग कहते हैं, वो संसद द्वारा बनाया जाता है। ये परिसीमन आयोग क्या करती है? बराबर बराबर जनसंख्या के आधार पर जगहों को बांट देती है। ठीक है, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा ये उत्तर प्रदेश है, तो इस उत्तर प्रदेश को 80 सीटों में बांटा गया है, अलग अलग ऐसे 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 एरिया बना दिया गया है। ये एक क्षेत्र एक क्षेत्र एक क्षेत्र एक क्षेत्र, और हर क्षेत्र में बराबर की जनसंख्या हो, इसका ध्यान रखा जाता है। तो परिसीमन का मतलब होता है कि देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना। परिसीमन आयोग ये काम करती है। ठीक है, इसको हम लोग परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं कि कहां कौन से निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। अब चुनाव के प्रमुख चरण क्या है, और ये चुनाव के प्रमुख चरण को कौन करवाता है? चुनाव आयोग। तो पहला चरण क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, जब जो इसको हम लोगों ने अभी परिसीमन कहा, ये भाई कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कहां होगा, कौन सी गोरखपुर की सीट है, कौन सी लखनऊ की सीट है, कौन सा मुजफ्फरपुर सारण की सीट है, कौन सा अलवर जोधपुर की सीट है ना, कौन सा भोपाल या रायसेन की सीट है, कौन सा जो है ग्वालियर की सीट है। यानी अलग अलग सीटों का सीमांकन करना, कहां से कहां तक ये सीट रहेगी। फिर मतदाता सूची, जिसको हम लोग कहते हैं वोटर लिस्ट। ठीक है, ये काम भी किसका है? चुनाव आयोग का काम है। उम्मीदवारों का नामांकन, व्यक्ति क्या करते हैं? अपना जाके नामांकन डालते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, एमसीसी, जिसको कहते हैं चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता, जब इलेक्शन का घोषणा होता है तो चुनाव आचार संहिता लग जाता है, जिसमें क्या होता है? सारा पावर चुनाव आयोग के हाथ में जाता है। सरकार कोई नया काम नहीं कर सकती, वोटरों को प्रभावित नहीं कर सकती। तो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवारों का फॉर्म भरना कि कौन चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव अभियान, पार्टियां अपनी अपनी नीतियां जनता तक पहुंचाती हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर चुनाव होता है। ठीक है, मतदान होता है और वोट को गिना जाता है, फिर परिणाम की घोषणा होती है। ये पूरा चुनाव का तरीका है। ठीक है, यानी पहले क्षेत्र डिसाइड होगा कि कौन कौन सा क्षेत्र होगा, फिर चुनाव की घोषणा होगी, फिर लोग अपना जो है वोटर लिस्ट तैयार होता है, फिर लोग अपना नामांकन करते हैं, फिर नामांकन के बाद क्या होता है कि चुनाव होता है, और चुनाव के बाद जो है परिणाम की घोषणा होती है। चुनाव सुधारों की आवश्यकता, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चुनाव सुधार करने जरूरी है। इस देश में चुनाव में क्या क्या गड़बड़ियां हैं जिसको ठीक करना जरूरी है। तो देखो, समय समय पर चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की चर्चा होती है, जैसे चुनाव के खर्चों पर कैसे नियंत्रण किया जाए। आपने देखा होगा बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं वो दारू शराब पैसे का लालच देकर या उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके चुनाव लड़ती हैं। तो ऐसे में चुनाव को प्रभावित करने का बहुत चांस होता है, और जो पैसे वाले अमीर लोग हैं वो चुनाव को एक तरह से खरीदने की कोशिश करते हैं। अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर रोक, हालांकि एक कानून बनाया गया है कि 6 साल से अधिक जिसको सजा सुनाई जाए वो चुनाव न लड़ सके, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि बहुत सारे डॉन टाइप के लोग, गुंडे टाइप के लोग चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, और इससे जिसको कहते हैं ना, एक शब्द होता है कि राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अपराधीकरण, कि जब अपराधी लोग राजनीति में आते हैं तो फिर राजनीति, देश की जो पूरा भविष्य है वो चौपट होता है। दल बदल विरोधी कानून, अब आपने एक चीज बहुत देखी होगी, अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज चल रही होगी कि कैसे जो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के लोग हैं वो दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। तो दल बदल का मतलब क्या होता है? पार्टी बदलना, जिसको कहते हैं डिफेक्शन। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं, और चुनाव जीतने के बाद मुझे लग रहा है कि अरे बीजेपी वाले की सरकार बन रही है, तो मैं बीजेपी में जाके शामिल हो जाऊं, या बीजेपी वाला किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए। इससे क्या होगा?
सरकार जिसको लोगों ने चुना है वो एक तरह से धोखा हो गया। और हो सकता है कि जिसकी सरकार नहीं बननी चाहिए तो उसकी बन जाए, जिसकी बननी चाहिए तो उसकी ना बने, ये एक दिक्कत आ सकती है। तो इन कंडीशंस को रोकने की जरूरत होती है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, पहले नहीं था कोई तरीका, लेकिन अब तो प्यारे बच्चों एक दल बदल विरोधी कानून भी बनाया गया है देश में, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। और यह संविधान का 52वां संशोधन करके बनाया गया, संविधान में 52वां संशोधन कराया गया और दल बदल विरोधी कानून बनाए गए। चुनावों में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करना, कैसे लोग, बाहुबल मतलब कैसे लोग हथियार और लोगों को डरा के धमका के वोट लेते हैं, उसको ठीक करना। ठीक है, अब देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अच्छा अब कुछ शब्दावलियां भी मैंने डाल दी हैं कि देखो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहां जनता क्या करती है, स्वयं निर्णय ले लेती है, जैसे पंचायत में 10 लोग जुटे और उन्होंने खुद निर्णय ले लिया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, मतलब जब जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुने और उसके माध्यम से शासन करे, जैसे भारत में है। भारत में क्या होता है, हम अपने सांसद विधायक को चुनते हैं, वो लोग सरकार चलाते हैं, तो पीछे से हम ही रूल कर रहे हैं, हम जिसको चाह रहे हैं वही चुनाव जीत, वही सरकार बन रही है, लेकिन हम डायरेक्ट कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, सरकार ले रही है। ठीक है, चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग का वो पूरा देखरेख करते हैं। ठीक है, अब देखो भारतीय चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और आवश्यकता के अनुसार, जैसे अभी एक मुख्य चुनाव आयोग है प्लस 2 लोग और हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए इनका यह कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चुनाव आयोग के क्या काम है, मतदाता सूची को तैयार करना। मैंने पहले ही बताया कि इस देश, अच्छा एक तो याद रखना कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है, वो मैंने कह दिया ना कि सांसद, विधायक यानी कि लोकसभा और विधानसभा, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इसके अलावा विधान परिषद, विधान परिषद का चुनाव, ये सारे चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग कराती है। इसके लिए वो क्या करेगी, पहले एक मतदाता सूची तैयार करेगी और सबकी मतदाता सूची अलग होती है। विधानसभा लोकसभा की तो एक होगी, पंचायतों के लिए एक अलग चुनाव आयोग होता है। तो पहले मतदाता सूची तैयार होगी कि भाई कौन कौन व्यक्ति किस उम्र का है और वो कौन कौन वोट डाल सकता है। उसके बाद चुनाव का संचालन और नियंत्रण। देखो चुनाव आयोग के पास ना अपने अपने लोग बहुत कम हैं, उनकी अपनी जो फौज है या अपने कर्मचारी ज्यादा नहीं होते हैं, वो सरकार के ही कर्मचारी को अपना कर्मचारी बना लेते हैं। जब चुनाव की घोषणा होती है तो सारा पावर चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है, सारे अधिकारियों पर चुनाव आयोग का कंट्रोल हो जाता है, सरकार कुछ नहीं कर पाती है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र कैसे कैसे होंगे, जनसंख्या के अनुसार उनको ओके करना, फाइनल करना, ये इसका काम होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता, कौन सा राजनीतिक दल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल होगा, कौन सा राजनीतिक दल राज्य का दल होगा, ये सारी मान्यता चुनाव आयोग देता है। और इनके अलावा इनका जो सिंबल है या चुनाव चिन्ह जो होता है, जो चुनाव चिन्ह होता है वो भी चुनाव आयोग फाइनल करता है। मान लीजिए आप एक पार्टी बना रहे हैं तो आप 4-5 चिन्ह देंगे कि भैया हमको इसमें से कोई एक चिन्ह दे दो, तो चुनाव आयोग फाइनल करेगा कि आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता मतलब जब चुनाव की घोषणा होती है तो एक नया नियम कानून लागू हो जाता है जिसमें चुनाव आयोग के इशारे पे चलना पड़ता है। बहुत सारे चुनाव के रूल्स हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसको फॉलो करवाना भी चुनाव आयोग का काम होता है। चुनावी खर्चों पे निगरानी कि भाई कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा नहीं होना चाहिए, यह भी चुनाव आयोग का काम है। निष्पक्षता, आपने देखा होगा बहुत सारे चुनाव में प्यारे बच्चों ये आरोप लगता है कि चुनाव आयोग इस पार्टी को फेवर कर रही है, इस पार्टी के खिलाफ बोल रही है, इस पार्टी को ज्यादा सुविधा मिल रही है, इस पार्टी को ज्यादा चेकिंग हो रही है। तो कैसे निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, गरीब से गरीब आदमी भी अगर चुनाव लड़ रहा है, कमजोर से कमजोर आदमी भी चुनाव लड़ रहा है, तो कोई उसको दबा ना पाए, कोई उसके वोट को लूट ना पाए, कोई जबरदस्ती जो है चुनाव पे थप्पा मार के ना चुनाव जीत जाए, ये एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था करना सब उसका काम है। इसके अलावा चुनाव आयोग जो है परामर्श भी देती है, राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श दे सकती है कि आप चुनाव करवाइए या टालिए, जरूरत पड़ने पे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सलाह भी चुनाव आयोग दे सकता है। ठीक है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, तो इसलिए उसको चुनाव आयुक्त जो होता है, जो मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। जैसे एक जज को हटाया जाता है वैसे उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए कोई जल्दी उसको छेड़ता नहीं है। ठीक है, आयोग किसी भी सदस्य की सेवा शर्त की नियुक्ति के बाद अलाभकारी, हाँ जैसे मान लीजिए चुनाव आयोग में कोई व्यक्ति चुनाव आयोग में नियुक्ति हो गई, तो जिस पद पे जिस लाभ पे नियुक्ति हुई है उसको आप बदल नहीं सकते। मान लीजिए आप चुनाव आयुक्त की भर्ती कर रहे हैं और उसकी तनख्वाह 1 लाख है, तो बाद में सरकार ये नहीं कह सकती है कि तुम्हारी तनख्वाह 1 रुपया रहेगी, ताकि वो डर जाए उसके हिसाब से काम करे, ऐसा वो नहीं कर सकती है, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, ताकि वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक मैं आपको चीज बता देता हूं कि राज्यसभा चुनाव,
जो राज्यसभा चुनाव है वो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम और जो समानुपातिक प्रणाली है उसके इर्द गिर्द घूमता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो एनसीईआरटी में अलग से एक छोटे से बक्से में दिया हुआ है। देखो, लोकसभा चुनाव तो आपको पता चल गया कि अधिक मत पाने वाला विजयी, उम्मीदवार उठेंगे, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो विजयी हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव के बारे में थोड़ा जान लीजिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। वहां पर ऐसा नहीं होता कि राज्यसभा में कोई आदमी उठा और राज्य में चुनाव हुआ। देखो, संसद के दो हिस्से, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, जहां बहुत पढ़े लिखे लोग, थोड़े विचारशील लोग पहुंचते हैं, और हर राज्य की संख्या वहां अलग अलग है जनसंख्या के हिसाब से। जैसे एग्जांपल के लिए यूपी में 31 सीट है मान लीजिए, तो दिल्ली में केवल 3 सीट है राज्यसभा की। तो अलग अलग जगहों पर राज्यसभा की अलग अलग सीटें हैं, जनसंख्या के आधार पर दी गई हैं। अब उनका चुनाव कैसे होगा, तो उनका चुनाव जो होता है विधानसभा के विधायक चुनाव करते हैं। विधानसभा के विधायक इसमें मतदाता होते हैं। विधानसभा के विधायक क्या होते हैं, इसमें मतदाता होते हैं। और एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, कुल मत यानी जितने विधायक होंगे डिवाइडेड बाई उम्मीदवार +1 इसका एक कोटा बनता है। इस फॉर्मूले, मान लीजिए 200 विधायक हैं, ठीक है, मान लीजिए 200 विधायक राजस्थान में हैं और 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें +1 करिए और फिर वहां +1 करिए, तो टोटल जो संख्या बनती है 200/5 +1, तो ये 40 और +1 41। अब इसमें क्या होता है, 41 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस वाला, इसमें वरीयता पर चुनाव होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। इसमें क्या होता है कि जो विधायक वोट डालने आते हैं वो क्या करते हैं कि मुहर नहीं लगाते हैं, वो सबके नाम के आगे 1 2 3 4 ऐसे वरीयता लिखते हैं। तो जिस उम्मीदवार को 41 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले मिलते हैं वो पहले जीत जाता है, फिर दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस ऐसा गिना जाता है। जिसके सबसे कम प्रेफरेंस होते हैं वो पहले वाले में जोड़ दिया जाता है। इस तरह के क्या होती है, एक तरीका होता है जिसके माध्यम से राज्यसभा का चुनाव होता है। मेरा कहना यह था कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, वो समानुपातिक और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम इसको कहते हैं, इसके माध्यम से होता है। और ये जो तरीके हैं ये दुनिया के अलग अलग सिस्टम, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। और इससे आपको यह पता चलेगा कि चुनाव वो माध्यम है जिसके अलग अलग प्रणालियों का इस्तेमाल करके लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। ये चैप्टर भी हम बहुत डिटेल में अपने बैचेस में कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन मैंने कहा कि 20 मिनट के भीतर इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाए कि प्रतिनिधि क्या होते हैं, कैसे प्रतिनिधियों को चुनने की अलग अलग प्रणालियां बनी हुई हैं, चुनाव आयोग की उसमें क्या भूमिका है, इसके अलावा चुनाव सुधार और कैसे किए जा सकते हैं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव कैसे जो अधिक मत प्राप्त करने वाले हैं उसके हिसाब से होता है, राज्यसभा के चुनाव का फॉर्मूला क्या है। तो अपने कमेंट में जरूर आप बताइएगा अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो, और बहुत डिटेल में अब अगला चैप्टर भी लेकर आएंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।